हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज हम रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक की पूरी कहानी देखने वाले हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीधे इस फिल्म की पूरी कहानी में चलते हैं। फिल्म की शुरुआत गोवा में मौजूद रॉयल सर्कस नाम के एक सर्कस से होती है। बैकग्राउंड में एक आवाज कहानी सुनाना शुरू करती है और कहा जाता है कि अब आप एक बुरे पिता की कहानी देखने वाले हैं। इसी रॉयल सर्कस में मुख्य रूप से परफॉर्म करने वाली लड़की नादिया है। इस वक्त वो शीशे के सामने खड़ी होकर काफी भावुक नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो अंदर ही अंदर किसी गहरी चिंता में डूबी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सर्कस में काम करने वाले सभी लोग अपना सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तभी राया के आदमी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से सब कुछ खाली करके निकलना होगा। वहाँ काम करने वाले लोगों को भी यही कहा जाता है कि अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं है, इसलिए सभी लोग सर्कस छोड़कर जाने लगते हैं। इसी दौरान वो लोग एक छोटे से बच्चे को ये बात बताकर वहाँ से निकलते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी माँ को भी साथ लेकर आना। ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि नादिया का बेटा है। वो बच्चा खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, पापा आए हैं, चलो हम पापा से मिलने चलते हैं। लेकिन असल में इस पूरे सर्कस को खाली करवाने की सबसे बड़ी वजह राया है। वही अपने आदमियों के जरिए सर्कस में मौजूद सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकलवा रहा है। जैसे ही नादिया को पता चलता है कि राया यहाँ आ चुका है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने बेटे को बुलाती है और बेहद अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो मेरे किए हुए एक बहुत बड़े पाप का हिसाब लेने आए हैं। इसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि तुम तुरंत अपने पापा के पास चले जाओ। बच्चा भी अपने पिता को देखने के लिए खुशी खुशी बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके लिए ये पहली बार है जब वो अपने पिता से मिलने वाला है। बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी नीचे उतरता है। बच्चा उसी तरफ देखकर कहता रहता है कि पापा अंदर हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। सर्कस के अंदर मौजूद नादिया के साथ पूरा रॉयल सर्कस अचानक एक भयानक बम धमाके में उड़ जाता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है और देखते ही देखते पूरा सर्कस आग और धुएं में बदल जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बम धमाका राया ने सर्कस के अंदर करवाया था, लेकिन इसके बावजूद नादिया ने अपने आप को उस धमाके में क्यों खत्म होने दिया? उसने अपने ही बेटे को बाहर राया के पास क्यों भेजा और आखिर उसने खुद को खत्म करने जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इन्हीं सवालों के साथ इस कहानी की असली शुरुआत होती है और अब वो छोटा बच्चा सीधा अपने पिता राया के पास पहुंचता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का वो पल है जब वो पहली बार अपने पिता को सामने से देखने वाला है। लेकिन राया अपने बेटे के लिए जरा भी प्यार महसूस नहीं करता। वह उसे कार में बैठाता है और तेजी से एक पहाड़ी इलाके की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद राया कार को रिवर्स में डालता है और सीधे पहाड़ के किनारे से उस छोटे से बच्चे को कार समेत नीचे मौजूद झील में धकेल देता है। बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर राया और नादिया के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से राया ने अपने ही बेटे को झील में धकेल दिया? इसी के साथ फिल्म हमें सीधे अतीत में ले जाती है। भारत को आजादी मिलने के बाद भी गोवा से अंग्रेज पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे, बल्कि उन्होंने पूरे शहर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा हुआ था। उस समय गोवा में दो भाई मिलकर लगभग सारी गैर कानूनी गतिविधियां चलाते थे। सल्वाडोर और उसका छोटा भाई फर्नांडिस। वेपन डीलिंग से लेकर ड्रग डीलिंग तक हर तरह का गैर कानूनी धंधा इन दोनों भाइयों के इशारे पर चलता था। लेकिन तभी अचानक फर्नांडिस के आदमियों पर किसी का हमला हो जाता है। एक एक करके उसके कई आदमियों को बेरहमी से गोली मार दी जाती है। इतना ही नहीं, आखिर में फर्नांडिस के बेटे को भी किसी ने फांसी पर लटका दिया होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब किसने किया? तो इसका जवाब है राया। राया का सबसे बड़ा मकसद फर्नांडिस के पूरे साम्राज्य को खत्म करना है। सबसे पहले फर्नांडिस के बेटे को खत्म करने के बाद राया अब उसके अंतिम संस्कार तक पहुंचता है, क्योंकि उसका अगला निशाना खुद फर्नांडिस है। फ्यूनरल जिस जगह हो रहा होता है वहाँ राया पहले से ही जगह जगह बम लगा चुका होता है। जैसे ही सही वक्त आता है, पूरे इलाके में लगाए गए बमों को ब्लास्ट कर देता है। एक के बाद एक धमाके होते हैं और फर्नांडिस के आदमी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी कार के अंदर से राया की जबरदस्त एंट्री होती है। लेकिन राया अकेला नहीं आया है। उसी वक्त एक बाइक पर गंगा वहाँ पहुँचती है। अब सवाल ये है कि आखिर गंगा और राया दोनों फर्नांडिस को खत्म करने के लिए इतने सालों से क्यों इंतजार कर रहे थे? इसका जवाब उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जब राया पैदा हुआ था तब उसके पिता उसे अपनी गोद में उठाए हुए थे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और राया के पिता की हत्या कर देता है। और राया के पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही फर्नांडिस था। यानी फर्नांडिस ने उनके पिता को उनसे छीन लिया था। इसीलिए गंगा और राया बचपन से ही उस आदमी से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। दोनों बड़े हुए और जैसे ही उन्हें सही मौका मिला, अपने पिता के कातिल फर्नांडिस को खत्म करने के लिए उसके सामने आ गए। एक वक्त पर फर्नांडिस राया के हाथों बुरी तरह फंस जाता है। तभी वहाँ फर्नांडिस का बड़ा भाई साल्वाडोर पहुँचता है। साल्वाडोर के आदमी चारों तरफ से राया को घेर लेते हैं और उसे पूरी तरह लॉक कर देते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि अब राया की कहानी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी साल्वाडोर एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो जानता है कि फर्नांडिस उसका सगा भाई है, लेकिन इसके बावजूद राया की हिम्मत और उसकी काबिलियत देखकर साल्वाडोर उससे कहता है कि उसे राया जैसे बहादुर और खतरनाक लोग अपने साथ चाहिए। वो राया से कहता है कि अगर उसके दिल में अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग है तो वो अपना बदला पूरा करे और उसके बाद आकर साल्वाडोर के साथ शामिल हो जाए। यानी साल्वाडोर खुद अपने भाई फर्नांडिस को राया के हाथों मरने देता है। इसके बाद राया और उसकी बहन गंगा मिलकर अपने पिता के कातिल फर्नांडिस को खत्म कर देते हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद अब दोनों भाई बहन साल्वाडोर के गैंग
गैंग में शामिल हो जाते हैं और यहीं से राया की असली ताकत और उसका सफर शुरू होता है। साल्वाडोर के गैंग में शामिल होने के बाद राया और गंगा कई खतरनाक काम करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ गंगा लगातार अपने भाई राया को समझाती रहती है कि उसे सिर्फ इस गैंग का हिस्सा बनकर नहीं रहना है, बल्कि उसे पूरे शहर पर राज करना है। वो अपने भाई से कहती है कि वो एक दिन राया को पूरे शहर का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बनते हुए देखना चाहती है और गंगा की इसी बात को राया भी अपने दिल में बसा लेता है। धीरे धीरे राया अपनी ताकत और अपनी बेरहमी के दम पर साल्वाडोर के पूरे गैंग पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन राया का इस तरह तेजी से ताकतवर बनना हर किसी को पसंद नहीं आता, खासकर साल्वाडोर के साथ रहने वाली एलिजाबेथ और उसका भाई टोनी तो राया की बढ़ती हुई ताकत से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर राया इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में पूरे गैंग पर उसका कब्जा हो सकता है। क्योंकि राया और गंगा के इस गैंग में शामिल होने से पहले एलिजाबेथ के लिए उसका भाई टोनी ही सबसे खास और सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन अब राया और गंगा के आने के बाद उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी है। यही वजह है कि एलिजाबेथ और टोनी दोनों ही राया और उसकी बहन गंगा से बुरी तरह जलने लगे हैं। जहां एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राया अपने गैंग के कारोबार को और बड़ा करने में लग जाता है। इसी सिलसिले में वो चाइना से ओपीएम की एक बड़ी डील करवाता है। इस ओपीएम सप्लाई के बाद उनका गैंग सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने लगता है। इधर एक और कहानी शुरू होती है। साल्वाडोर की एक बेटी है जिसका नाम रेबेका है। रेबेका और राया एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और दोनों साथ में अपना वक्त बिताने लगते हैं। ये देखकर गंगा के मन में एक सपना बनने लगता है। उसे लगता है कि अगर राया और रेबेका की शादी हो जाए तो साल्वाडोर के बाद उसके पूरे साम्राज्य और कारोबार की कमान आखिरकार उसके भाई राया के हाथों में आ जाएगी। यानी गंगा चाहती है कि राया की शादी रेबेका से हो और आगे चलकर साल्वाडोर का पूरा साम्राज्य उसके भाई के पास आ जाए, और राया भी उस वक्त रेबेका के साथ ही रहता है। इसलिए गंगा को लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन कहानी में असली बदलाव तब आता है जब गोवा में मौजूद रॉयल सर्कस में नादिया की एंट्री होती है। यही वो लड़की है जो इस सर्कस में लोगों के सपनों की तरह नजर आती है, और जैसे ही राया की नजर पहली बार नादिया पर पड़ती है, बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। राया पूरी तरह उसके प्यार में पड़ जाता है। अब तक अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाने वाला राया पहली बार किसी लड़की को देखकर पूरी तरह बदल जाता है। एक दिन राया नादिया का सर्कस देखने के लिए जाता है। उसके साथ साल्वाडोर और गैंग के बाकी लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन राया और साल्वाडोर के सर्कस में आने की खबर एलिजाबेथ और टोनी तक भी पहुंच जाती है। एलिजाबेथ और टोनी को लगता है कि यही सही मौका है जब राया और साल्वाडोर दोनों को एक साथ खत्म किया जा सकता है। इसलिए वो सर्कस के अंदर ही हमला करवाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए कई भाड़े के हथियारों को जोकर के भेष में सर्कस के अंदर भेजा जाता है। सर्कस में शो चल रहा होता है और तभी अचानक ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन राया वहाँ नादिया को देखने के लिए आया था। जैसे ही उसे पता चलता है कि हमला हुआ है, वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उन सभी हमलावरों पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में राया उन लगभग सभी हमलावरों को खत्म कर देता है। लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा होता है। राया उसे पकड़कर पूछता है कि आखिर ये हमला किसके कहने पर किया गया था। पूछताछ के बाद उस आदमी से पता चलता है कि इस पूरे हमले के पीछे टोनी का हाथ था। इसके बाद टोनी को पकड़ लिया जाता है। अब राया और साल्वाडोर टोनी की बहन एलिजाबेथ को भी वहाँ बुलाते हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या इस हमले के पीछे सिर्फ टोनी था या फिर एलिजाबेथ भी उसके साथ इस पूरी साजिश में शामिल थी। एलिजाबेथ तुरंत इनकार करते हुए कहती है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि टोनी ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। फिर राया और साल्वाडोर एलिजाबेथ से कहते हैं कि अगर उसका इस पूरी साजिश से कोई लेना देना नहीं है तो फिर उसे अपने भाई टोनी को अपने ही हाथों से मारना होगा। उनका कहना साफ होता है, अगर एलिजाबेथ अपने भाई को खुद मार देती है तभी उन्हें यकीन होगा कि वो इस साजिश में शामिल नहीं थी। इसके बाद राया और साल्वाडोर उसके हाथ में चाकू थमा देते हैं। एलिजाबेथ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार उसे अपने ही हाथों से अपने भाई टोनी को मारना पड़ता है। लेकिन इस घटना के बाद एलिजाबेथ पूरी तरह टूट जाती है। वहीं इस घटना के बाद राया का पूरा ध्यान अब सिर्फ नादिया पर रहने लगता है, जिससे वो प्यार करने लगा है। राया लगातार नादिया के पीछे घूमता रहता है और धीरे धीरे नादिया को भी समझ आने लगता है कि राया उसके लिए कितनी गहरी फीलिंग्स रखता है। इसके बाद दोनों एक साथ सफर करने लगते हैं। इसी सफर के दौरान नादिया राया से उसकी बहन गंगा के बारे में एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि तुम अपनी बहन गंगा की हर बात बिना सवाल किए मान लेते हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तब राया अपनी बहन के बारे में बताते हुए बेहद भावुक हो जाता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तब वो और उसकी बहन सड़कों पर भूखे सोया करते थे। जब उसे भूख लगती थी तो वो अपनी बहन से ही खाना मांगता था। अपने छोटे भाई की भूख मिटाने के लिए गंगा बिना अपने बारे में सोचे रात में चेहरे पर मेकअप लगाकर काम करने के लिए सड़क पर निकल जाया करती थी। राया और गंगा ने बचपन में ऐसी कोई मुश्किल नहीं देखी थी जो उन्होंने साथ मिलकर झेली ना हो। लेकिन उन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद गंगा ने कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए राया अपनी बहन को सिर्फ अच्छी या बुरी इंसान की नजर से देखना ही नहीं चाहता। उसके लिए गंगा इन दोनों चीजों से कहीं ऊपर है। राया बेहद भावुक होकर नादिया को बताता है कि उसकी बहन ने उसके लिए जो कुछ किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नादिया भी अब अच्छी तरह समझ चुकी होती है
है कि राया अपनी बहन गंगा से किस हद तक प्यार करता है और उसकी जिंदगी में गंगा की जगह कितनी खास है। इस तरह एक तरफ राया और नादिया का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये बात साल्वाडोर की बेटी रेबेका तक भी पहुंच जाती है और यही बात आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी, क्योंकि रेबेका और राया की शादी करवाने का प्लान पहले से ही बनाया जा चुका था। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। राया जिस सर्कस की लड़की के पीछे घूम रहा है, ये बात अगर रेबेका के पिता साल्वाडोर को पता चल गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसी डर से गंगा जल्द से जल्द राया और रेबेका की शादी करवाने का प्लान बनाती है, लेकिन गंगा को ये नहीं पता कि तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि राया जिस सर्कस वाली लड़की से प्यार करता है वो पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। यानी एक तरफ राया नादिया से प्यार करता है और उसे प्रेग्नेंट कर चुका है, तो दूसरी तरफ अपने बिजनेस और गैंग की वजह से उसे रेबेका से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। राया पूरी तरह नशे में धुत होकर शादी में पहुंचता है, लेकिन तभी साल्वाडोर को राया और सर्कस वाली लड़की के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। बस फिर क्या था, साल्वाडोर राया पर गुस्सा करने लगता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उस वक्त राया पहले ही अपना कंट्रोल खो चुका होता है और अचानक गुस्से में राया अपने ही गॉडफादर जैसे साल्वाडोर को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब तक जो गैंग राया का अपना था, वही गैंग उसी वक्त उसका दुश्मन बन जाता है। चारों तरफ से राया पर हमला शुरू हो जाता है, लेकिन राया भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो एक एक करके अपने ही गैंग के लोगों को खत्म करता जाता है। हालांकि आखिर में साल्वाडोर की बेटी रेबेका राया को गोली मार देती है। गोली लगते ही राया वहीं गिर जाता है, लेकिन अपने भाई को इस हालत में देखकर गंगा से रहा नहीं जाता। वो उसी वक्त रेबेका को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद गंगा तुरंत अपने घायल भाई राया को उठाती है और उसे कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल की तरफ निकल जाती है। वो रास्ते भर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती रहती है और कहती है कि राया, तू मुझे छोड़कर मत जाना, किसी भी हालत में तुझे बचना होगा। लेकिन दूसरी तरफ साल्वाडोर के आदमी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ राया और गंगा दोनों को खत्म करना होता है। एक वक्त पर गंगा को समझ आ जाता है कि अगर वो राया को अपने साथ लेकर भागती रही तो उसके भाई की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो राया को अपने सबसे भरोसेमंद आदमी करमदी के साथ अस्पताल भेज देती है और खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रुक जाती है। आखिरकार गंगा दुश्मन गैंग के सामने सरेंडर कर देती है। इस तरह गंगा उनके हाथों बुरी तरह फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ करमदी किसी तरह राया को अस्पताल पहुंचा देता है और डॉक्टर उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन राया को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी बहन गंगा के साथ क्या हुआ है। कुछ समय बाद वो अपने आदमी से पूछकर पता करता है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ, और यहीं से कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दुश्मन गैंग के हाथों पकड़ी गई गंगा को लॉक करके एक जगह ले जाया जाता है। वहाँ उसे एलिजाबेथ के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। याद है, पहले एलिजाबेथ को अपने ही हाथों से अपने भाई टोनी को मारने के लिए मजबूर किया गया था। अब एलिजाबेथ उसी घटना का बदला लेने के लिए राया की बहन गंगा को पकड़ कर लाई है। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बावजूद गंगा को अपनी मौत का जरा भी डर नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी अपने भाई राया को बचाना। उसे पूरा भरोसा है कि राया जिंदा है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर वापस आएगा। इसी भरोसे के साथ गंगा वहाँ भी मुस्कुराती रहती है। लेकिन एलिजाबेथ के पास गंगा को तोड़ने के लिए एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में गंगा ने सपने में भी नहीं सोचा था। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगी। फिर वो अपने आदमियों से कहती है कि राया जिस लड़की से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उस सर्कस वाली लड़की को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में नादिया को वहाँ लाया जाता है। एलिजाबेथ उसके हाथ में बंदूक देती है और उसे गंगा की तरफ तानने के लिए मजबूर करती है। अब एलिजाबेथ के सामने सिर्फ एक शर्त होती है। वो नादिया से कहती है कि या तो तुम गंगा को गोली मारो या फिर तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गोली मार दी जाएगी। नादिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो कांपते हुए बंदूक उठाती है और राया की बहन गंगा को गोली मार देती है। गोली चलाते ही नादिया बुरी तरह चीखने लगती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि राया अपनी बहन गंगा से किस हद तक प्यार करता है। अगर राया को पता चल गया कि गंगा को गोली मारने वाली वही है, तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा और यही डर आगे चलकर उनके रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बनता है। दूसरी तरफ जैसे ही राया को पता चलता है कि उसकी बहन गंगा की मौत किसके हाथों हुई है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो नादिया का नाम लेकर चीखता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नादिया। और इसी धमाके के साथ फिल्म में इंटरवल आ जाता है। इंटरवल के बाद कहानी एक बार फिर फिल्म के शुरुआती सीन पर वापस आती है। याद है, शुरुआत में राया अपने छोटे बेटे को कार में बैठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाता है। गंगा की मौत का दर्द और गुस्सा राया के अंदर इतना ज्यादा भरा हुआ था कि वो अपने बेटे की आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिरकार गुस्से में राया कार को पहाड़ के किनारे ले जाता है और अपने बेटे को कार समेत नीचे झील में धकेल देता है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि उसका बेटा सच में पानी के अंदर डूब रहा है। बस फिर क्या था, अपने बेटे के लिए चाहे उसके दिल में कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन एक पिता का दिल आखिरकार जाग जाता है। राया तुरंत पानी में छलांग लगा देता है और कार के अंदर फंसे अपने बेटे को बचाने के लिए तैरता हुआ उसके पास पहुंचता है। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद राया कार के शीशे पर लगातार वार करता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो कार का शीशा तोड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है और उसे किसी तरह पानी से बाहर किनारे तक ले आता है। अब दोनों किनारे पर बैठे होते हैं। छोटा बच्चा अपने पिता की तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि पापा प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन राया के दिल में अभी भी अपनी
बहन की मौत का गुस्सा भरा हुआ है। वो अचानक अपनी बंदूक निकालता है और बच्चे को धमकाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डर के मारे उस बच्चे के पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने पिता को वहीं छोड़कर भाग जाता है और यहीं से कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। जिंदा बचने के बाद राया वापस गोवा पहुंचता है। अब उसका अगला निशाना है एलिजाबेथ, क्योंकि गंगा की मौत में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी भूमिका थी। राया एलिजाबेथ का पीछा करता है और आखिरकार उसे घेर लेता है। गोली चलाने से पहले राया एलिजाबेथ को देखकर कहता है कि मेरी बहन अब ऊपर स्वर्ग में होगी, तुम उसके पास जाकर भी चैन से मत रहना। इसके बाद राया एलिजाबेथ को गोली मार देता है। इस तरह गंगा की मौत के सबसे बड़े जिम्मेदार लोगों में से एक एलिजाबेथ को खत्म करके राया अपना बदला लेता है। लेकिन इसके बावजूद उसका बदला पूरा नहीं होता, क्योंकि उसकी बहन को गोली मारने वाली एलिजाबेथ नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रेमिका नादिया थी। और राया के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर वो नादिया के सामने गया तो शायद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ पाएगा। इसी डर और गुस्से के कारण राया गोवा छोड़कर चाइना चला जाता है। अपनी प्रेमिका से हमेशा के लिए अलग होकर राया चाइना पहुंचता है। वहाँ ओपीएम के कारोबार में शामिल बड़े बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ राया अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो चाइना में एक के बाद एक बड़े गैंगस्टर्स को खत्म करता जाता है और अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। राया की ताकत और उसका कारोबार लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गोवा में नादिया की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। वो हर वक्त राया को याद करती रहती है और धीरे धीरे शराब की लत में डूब जाती है। राया से अलग होने का दर्द उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। वो हमेशा परेशान और उदास रहती है और अपने बेटे की भी ठीक से परवरिश नहीं कर पाती। वहीं उनका छोटा बेटा अपनी माँ को इसी हालत में बड़ा होते हुए देखता है। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है, यहाँ तक कि अपने चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप करके अपनी माँ को हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद नादिया के चेहरे पर खुशी वापस नहीं आती। इस तरह एक तरफ राया चाइना में अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, तो दूसरी तरफ नादिया अपने बेटे के साथ एक बेहद दुख भरी जिंदगी जी रही थी। तभी चाइना में राया को खबर मिलती है कि गोवा से सभी अंग्रेज अब वहाँ से जा चुके हैं, यानी अब गोवा पूरी तरह बदल चुका है। राया के लोगों को लगता है कि यही सही वक्त है गोवा वापस जाने का। अगर राया अब गोवा वापस लौटता है तो पूरे शहर पर कब्जा करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। राया को ये बात सुनकर अपनी बहन गंगा का सपना याद आता है। गंगा हमेशा चाहती थी कि एक दिन उसका भाई पूरे गोवा पर राज करे, इसीलिए राया भी वापस गोवा जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन राया के गोवा आने की खबर नादिया तक भी पहुंचाई जाती है। उसे साफ साफ कहा जाता है कि अगर तुम गोवा में अपना रॉयल सर्कस चला रही हो तो उसे तुरंत खाली करके वहाँ से चली जाओ। उधर राया गोवा पहुंच जाता है और जैसे ही वो शहर में आता है सीधा उसी रॉयल सर्कस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यही वो सीन है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। राया के गोवा आने की खबर मिलते ही नादिया समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो अपने बेटे को राया के पास भेज देती है और इसके बाद नादिया सर्कस के अंदर खुद को एक भयानक धमाके में खत्म कर लेती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नादिया जानती थी कि राया अपने बेटे से भी नफरत करता है। भले ही वो बच्चा राया का अपना बेटा था, लेकिन राया जब भी उसे देखता तो उसे गंगा की मौत याद आती थी। राया को लगता था कि उसके बेटे की वजह से उसकी जिंदगी में वो दर्द आया है और इसी गुस्से में वो उस बच्चे को स्वीकार करने के बजाय उसे मारने तक पहुंच चुका था। हालांकि उस दिन उसने अपने बेटे को बचा लिया और सिर्फ धमकाकर वहां से भगा दिया, लेकिन उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। और दूसरी तरफ राया ने धीरे धीरे पूरे गोवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी ताकत और पूरा शहर अपने कब्जे में लेने के बाद भी उसके अंदर का दर्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ राया भी धीरे धीरे नशे का आदी होता चला गया। धीरे धीरे राया की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसका नाम रुक्मिणी है। समय के साथ राया और रुक्मिणी शादी कर लेते हैं और दोनों की जिंदगी में एक खूबसूरत बेटे का जन्म होता है। अपने नवजात बेटे को देखने के लिए राया अस्पताल पहुंचता है। वहां वो अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार से देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर खड़े एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा राया को लगातार घूर रहा होता है। राया सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि वही बेटा है जिसे राया ने सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और उसके अंदर अपने पिता के लिए सिर्फ नफरत बची है। अपनी माँ की मौत और अपनी जिंदगी बर्बाद होने का जिम्मेदार वो अपने पिता राया को ही मानता है। इसीलिए वो बचपन से ही एक बेहद खतरनाक रेबेल गैंग के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे अपने पिता को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ राया की उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका बेटा वो जंगलों के बीच एक खतरनाक विद्रोही बन चुका है। उसका गुस्सा और हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि कई बार वो अपने ही गैंग के लोगों को बेरहमी से खत्म कर देता है। जब उसके साथी शांति की बात करते हैं तो वो उल्टा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शांति की तलाश में जाने से ज्यादा मुझे लोगों को खत्म करना पसंद है। वो अपने पिता से बदला लेने के लिए खुद को एक बेहद खतरनाक इंसान में बदल चुका है, लेकिन राया को इस बात की जरा भी खबर नहीं है। वो खुद धीरे धीरे नशे का आदी होता जा रहा है। नशे की वजह से उसकी हालत कमजोर होती जा रही है और वो अपने परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। और इसी मौके का फायदा उठाकर राया का वही खतरनाक बेटा अपने पिता के घर में चुपके से घुस जाता है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ अपने पिता तक पहुंचना नहीं है, वो राया के छोटे बेटे को ही अगवा कर लेता है। जैसे ही राया को अपने बेटे के किडनैप होने की खबर मिलती है, उसके अंदर का गुस्सा फिर से जाग उठता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ निकल पड़ता है, लेकिन उसका बेटा उस बच्चे को कहाँ लेकर गया है
वो उसे एक बेहद ठंडे इलाके में मौजूद एक पुराने घर में लेकर गया है। यही वो जगह है जहाँ कभी वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। राया भी तेजी से उसी जगह पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसका बड़ा बेटा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वो राया को देखकर एक अजीब सी मुस्कान देता है और कहता है, क्या हुआ, अपने बेटे को बचाने आए हो? राया की नजर सामने जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान के ऊपर एक कार खड़ी होती है और उस कार के अंदर राया का छोटा बेटा फंसा हुआ है। कार को इस तरह सेट किया गया है कि धीरे धीरे वो पानी के अंदर डूबती चली जाए। बच्चा भी धीरे धीरे पानी में डूब रहा होता है। अपने बेटे को उस हालत में देखकर राया बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ पड़ता है। वो कार तक पहुंचता है, उसका शीशा तोड़ता है और किसी तरह अपने छोटे बेटे को कार से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो बच्चे को लेकर तेजी से उस घर के अंदर पहुंच जाता है। बच्चे को सुरक्षित जगह पर रखने के बाद राया उससे कहता है कि तुम यहीं अंदर रहना और किसी भी हालत में बाहर मत आना, क्योंकि अगर आज मैंने उसे खत्म नहीं किया तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। इतना कहकर राया अपने बड़े बेटे को खत्म करने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। राया पलट कर देखता है, उसका बड़ा बेटा उसी घर के अंदर खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो यहीं अंदर हूँ। इसके बाद दोनों पिता पुत्र एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ पिता राया है तो दूसरी तरफ उसका वही बेटा है जो सालों से अपने पिता को मारने का सपना देख रहा था। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटते हैं। वहीं घर के अंदर राया का छोटा बेटा ये सब ऊपर से देख रहा होता है और डर के मारे लगातार चिल्ला रहा होता है। लेकिन राया उसे आवाज देता है कि तुम अंदर ही रहना, बाहर मत आना। आखिरकार राया अपने बड़े बेटे पर भारी पड़ता है। वो उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है और फिर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आता है। इसके बाद राया उससे पूछता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? लेकिन उसका बेटा फिर वही खतरनाक मुस्कान देता है। वो अपने पिता को देखकर कहता है कि मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी खुलकर खुशी नहीं देखी, क्योंकि तुम बचपन में ही मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन राया गुस्से में उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम और तुम्हारी माँ किसी न किसी तरह मेरी बहन गंगा की मौत के जिम्मेदार थे, फिर भी मैंने आज तक अपने हाथों से तुम दोनों को खत्म नहीं किया। ये सुनते ही राया का बेटा फिर से हंसने लगता है और फिर वो अपने पिता के सामने एक ऐसा सच रखता है जिसे सुनकर राया के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरी माँ ने जो गोली चलाई थी सिर्फ उसी गोली की वजह से तुम्हारी बहन मरी थी? फिर वो अपने पिता को घूरते हुए कहता है कि नहीं डैड, तुम्हारी बहन की मौत के पीछे तुम खुद भी जिम्मेदार हो। तुम्हारे अंदर एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। बस फर्क इतना है कि बाहर से तुमने इंसान का चेहरा पहन रखा है और पूरी जिंदगी उसी चेहरे के पीछे छिपकर घूमते रहे हो। उसकी बातें सुनकर राया पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम अपने मुंह से कुछ भी बोलते जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर ही कोई अपराध है? मेरे अंदर भी एक ऐसा अपराध है जिसे मैं जिंदगी भर अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। फिर वो अपने बेटे से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो बेहतर होगा कि तुम खुद मुझे ही मार दो। लेकिन तभी उसका वो खतरनाक बेटा उसे देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। उसी दौरान अपने बेटे को ढूंढते हुए रुक्मिणी वहाँ पहुँचती है। वो घर के अंदर जाती है और अपने छोटे बेटे को वहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राया भी उठकर उनके सामने आ जाता है। वो रुक्मिणी को रोकते हुए कहता है, तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? ये मेरे साथ ही रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस और हाथापाई होने लगती है। तभी रुक्मिणी राया को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, राया अब ये सब खत्म हो चुका है, प्लीज मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दो। लेकिन राया साफ मना कर देता है, मेरे बेटे का मेरे साथ रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आखिरकार राया अपने छोटे बेटे को कार में बैठाता है और वहाँ से तेजी से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक रास्ते में उसका बड़ा बेटा बंदूक लेकर खड़ा दिखाई देता है। राया तुरंत कार रोक देता है। वो अपने हाथ में भी बंदूक लेता है और कार के अंदर बैठे अपने छोटे बेटे को सख्त हिदायत देता है कि किसी भी हालत में कार से बाहर मत निकलना। इसके बाद राया कार से बाहर आता है और अपने सामने खड़े बेटे से कहता है, तुम्हारी आखिर परेशानी क्या है? प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसका बेटा फिर वही अजीब सी मुस्कान देता है और कहता है, क्या पापा आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर जाने वाले हो? प्लीज मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। डैड प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। वो बार बार यही बातें दोहराता रहता है। राया उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रख सकता। मेरी जिंदगी में अगर मैंने एक भी अच्छा काम किया है तो वो सिर्फ यही है कि मैंने तुम्हें उस पानी से बचाया था। लेकिन अब मुझे तुम्हारा नाम तक याद नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राया की बात सुनकर वो लड़का अचानक बंदूक निकालता है। वो मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है, टिकट, और अगले ही पल राया के माथे पर गोली चला देता है। राया वहीं गिर जाता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद कुछ देर बाद राया फिर उठ खड़ा होता है और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े ट्विस्ट से रूबरू करवाती है। सवाल ये है कि आखिर माथे पर गोली लगने के बाद राया जिंदा कैसे हो गया? अब धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आती है। जिस लड़के को हमने इतने समय से राया के साथ देखा था वो असल में कभी वहाँ था ही नहीं। वो लड़का राया की कल्पना था। यानी फिल्म की शुरुआत से लेकर अब तक जो साइको लड़का राया के साथ घूम रहा था, उसके साथ लड़ रहा था और उससे बातें कर रहा था, वो असल में राया के दिमाग में मौजूद उसके बेटे की एक कल्पित छवि थी। असल में फिल्म की शुरुआत में ही राया ने अपने बेटे को कार समेत झील में धकेल दिया था। जब कार पानी में डूब रही थी तब उसका बेटा धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया था। अपने बेटे को बचा
बचाने के लिए राया खुद भी पानी में कूद गया था। वो कार का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता है। उसका बेटा उसी वक्त मर चुका था। राया किसी तरह अकेला पानी से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आते ही उसके अंदर एक भयानक अपराध बोध पैदा हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने ही हाथों अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया है। यही अपराध बोध धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होता गया और इसी वजह से उसे अपने मृत बेटे की परछाई दिखाई देने लगी। वही बच्चा उसके साथ बातें करता था, उसे परेशान करता था और उसके सामने बार बार अपने पिता की हत्या की बात करता था। यानी इतने समय से हम जिस पिता पुत्र की लड़ाई को देख रहे थे, असल में वो राया अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। उसका बेटा उसके सामने मौजूद नहीं था, वो सिर्फ उसके अपराध बोध और उसके टूटे हुए दिमाग की एक कल्पना था। धीरे धीरे राया को भी ये सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस बेटे को वो इतने समय से देख रहा था, वो असल में जिंदा नहीं है। तब राया तुरंत रुक्मिणी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम हमारे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। इसी दौरान कहानी में एक और खतरा सामने आता है। चाइना में राया ने जिन बड़े गैंगस्टर्स को खत्म किया था, उनमें से एक ताकतवर गैंगस्टर अब राया से बदला लेना चाहता है। वो राया को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज उसके पीछे भेज देता है। कुछ ही समय में सैकड़ों दुश्मन राया को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब राया की हालत और उसका दिमाग पूरी तरह अलग दुनिया में पहुंच चुका है। उसे सामने आ रहे वो सैकड़ों दुश्मन भी इंसान नहीं, बल्कि एक तरह के जोकर जैसे खतरनाक चेहरे नजर आने लगते हैं। और अब राया अकेला उन सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस बर्फीले इलाके में राया खड़ा होता है, वहाँ की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। राया उसी लैंडस्लाइड के ठीक सामने खड़ा होता है। चारों तरफ बर्फ और मिट्टी तेजी से नीचे की तरफ खिसक रही होती है और तभी राया को अपने सामने वही छोटा बच्चा दिखाई देता है। वही बच्चा जिसे बचपन में बचाया नहीं जा सका, वही बच्चा जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। वो बच्चा राया की तरफ देखकर चिल्लाता है, पापा। और इस बार राया के चेहरे पर गुस्सा नहीं होता। वो उस बच्चे को देखकर प्यार से कहता है, आजा बेटा। ये बच्चा असल में उसके दिमाग में मौजूद वही इल्यूजन था जो उसके अपराध बोध की वजह से इतने सालों से उसे परेशान कर रहा था। लेकिन इस आखिरी पल में राया अपने उस अपराध बोध से लड़ना बंद कर देता है। वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसी वक्त वहाँ आया भयानक लैंडस्लाइड राया को अपनी चपेट में ले लेता है। इस तरह अपने बेटे को आखिरकार दिल से स्वीकार करने के बाद राया अपने अपराध बोध से आजाद हो जाता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है और इसी के साथ फिल्म टॉक्सिक का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको टॉक्सिक फिल्म की ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और यश के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप करना मत भूलना। तो दोस्तों, अब अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम लिख देना।